आज हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। इसके पहले हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल में आपको बताया था कि जिस काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं था, मानव असभ्य एवं बर्बर जाति का था, ऐसे काल को बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हमने आदि ऐतिहासिक काल में ही रखा था। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो अगला हमारा चैप्टर होगा वो सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता पर। यदि सिंधु सभ्यता के आप अन्य नाम पढ़ें कि सिंधु सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं, तो सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। इसके बाद सिंधु सभ्यता को हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यदि सिंधु सभ्यता पर चर्चा करें तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे, उनकी सबसे पहले इस टीले पर नज़र पड़ती है और वो पत्रिका के माध्यम से बताते हैं कि यहाँ पर कोई नगर था, लेकिन उनकी बात को गौर नहीं किया जाता। फिर इसके बाद आप जानते हैं जब भारत अंग्रेज़ों के आधिपत्य में था तो 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में जो ट्रेन चलाई गई थी, आपने पढ़ा होगा, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची की जब ट्रेन की पट्टी बिछ रही थी तो हमने सबसे पहले इसी ईंटों का प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी किसी की नज़र नहीं पड़ी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक माना जाता है भारत में, उसे कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद जब भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे तो उन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, इन दोनों ने सिंधु सभ्यता की खोज की। लेकिन सबसे पहले जो पुरास्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था और हड़प्पा की खोज की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में। इसलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे यदि इसी पर चर्चा करें कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते, तो आप जानते हैं कि मानव द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी वो तांबा थी। इसके बाद मानव ने तांबे में टिन मिलाया और कांसा तैयार किया, इसलिए सभ्यता को हम कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। इसे प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो पहली बार नगरों का उदय हुआ था वो सिंधु सभ्यता में हुआ था, इसलिए इसे हम प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो पुरास्थल थे वो सिंधु और सरस्वती, जो आज प्रायः लुप्त हो गई है, इन्हीं के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसे हम सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये तो हमारा छोटा छोटा व्यू हो गया कि इसे सिंधु सभ्यता के अन्य नाम कैसे पढ़ सकते हैं। यदि इसी पर चर्चा करें, आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के हमें 1400 पुरास्थल अभी तक प्राप्त हो गए हैं। 1400 पुरास्थल में 975 जो पुरास्थल हैं भारत में हैं, लेकिन 1947 जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके पहले मात्र हमें 40 पुरास्थल ही मिले थे। वर्तमान में 1400 पुरास्थल हो गए हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार हमें 3 देशों में मिलता है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और भारत है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है वो सुमेरियन सभ्यता से भी हुआ है, लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सिंधु सभ्यता अपने आप में जो पाई गई है पूर्ण विकसित पाई गई है। यहाँ इस सभ्यता का विकास किसी अन्य सभ्यताओं से नहीं हुआ है। जैसे मान लिया जाए भारत की जो सभ्यता है वो भी प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, तो उसी के समकक्ष हमारी सभ्यता को भी दर्जा प्राप्त दिया गया है। यदि इसके विस्तार की बात करें, विस्तार से पहले हम इसके नामकरण तो हमारा हो गया है। इसके अलावा इसकी तिथि की बात करें कि सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है, तो सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि मानी जाती है वो रेडियो कार्बन C14 द्वारा निर्धारित की गई है
और बताया कि जो सिंधु सभ्यता की तिथि है वो 2350 से 1750 BC है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं BC, अर्थात बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना ही ईसा पूर्व कहलाती हैं या BC कहलाती हैं। यदि भारत के एक वैज्ञानिक थे DP अग्रवाल, यदि DP अग्रवाल के अनुसार तिथि क्या है, तो DP अग्रवाल जी ने भी यही तिथि दी है, 2350 से 1750 BC, उन्होंने भी यही बताया है। यदि जॉन मार्शल की बात करें, जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, जॉन मार्शल, इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता की तिथि है वो 3250 से 2750 है। इसके अलावा मार्टिवर व्हीलर, इन्होंने भी तिथि दी है, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है वो 2350 से 1750 निर्धारित की गई है। आगे इसी पर विस्तार करें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका विस्तार हमें 3 देशों में मिलता है, मैंने पहले भी बताया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, 3 देशों में इसका विस्तार मिलता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, अर्थात जो अन्य सभ्यताएं थीं उससे हमारी जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो लगभग 2 गुना था। आगे इसी पर यदि विस्तार में देखें कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरस्थल क्या था, दक्षिणी पुरस्थल क्या था, यदि इस पर हम चर्चा करें, हमने तिथि पढ़ ली है 3 देशों तक इसका विस्तार था, और सिंधु सभ्यता में 1400 पुरस्थल में सबसे ज़्यादा जो पुरस्थल पाए जाते हैं वो भारत में है, इसके बाद पाकिस्तान में, इसके बाद अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मात्र 2 पुरस्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। इसके बाद यदि इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार तो मैंने 3 देशों में बताया आपको कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में पाया जाता है। यदि बात करें कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरस्थल क्या था, तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी पुरस्थल था वो माडा था। माडा ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा और ये चेनाब नदी के तट पर स्थित था। सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी पुरस्थल था, दक्षिणी पुरस्थल वो दैमाबाद था, जो हमारा महाराष्ट्र में मिलता है दैमाबाद। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। वैसे तो ये है प्रवरा नदी, लेकिन जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी पुरस्थल है वो आप देखेंगे तो सुतकागे डोर है, सुतकागे डोर है। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत वो बलूचिस्तान है, ये हमें दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी पुरस्थल था वो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। ये कहाँ मिलेगा, ये मेरठ में मिलेगा। और मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये हिंडन नदी के तट पर स्थित था। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी पुरस्थल है वो माडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा दक्षिणी पुरस्थल दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी पुरस्थल है वो सुतकागे डोर है, जो बलूचिस्तान में है। इसके अलावा ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है और ये दास्क नदी के तट पर स्थित था। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरस्थल था आपका आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंतर्गत आता है, और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित था। आप जानते हैं कि मानव की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो जल की होती है। इस कारण जो मानव ने अपना निवास बनाया था वो किसी न किसी नदी के तट पर बनाया था। आज की तरह नहीं है कि जैसे आज कुआं मिल जाता, हमें ट्यूबवेल मिल जाती, नल मिल जाती। उस समय जो जल का एकमात्र साधन हुआ करता था वो नदियाँ थीं। बाद में नहरों का निर्माण हुआ, इसके पहले कुओं का निर्माण हो गया था। आज की बात अलग है। तो उस समय जितने भी नगर आप देखेंगे होंगे, जितने भी नगरों की स्थापना वो किसी न किसी नदी के तट पर स्थित हुआ करते थे। अब इसमें यदि चर्चा करें कि सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण
विस्तार कितना था? तो सिंधु सभ्यता का जो उत्तर से जो दक्षिण विस्तार था वो 1400 किलोमीटर था। यहाँ से यहाँ पूर्व से पश्चिम कितना था? 1600 किलोमीटर था। इसके अलावा यदि सिंधु सभ्यता के पूरे विस्तार की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना था, तो इसका क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा था। तो इस प्रकार से हमारी एक सभ्यता फैली हुई थी जिसे बोला जाता है सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता। अब इसी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता देखिए, मुख्यतः जो पाकिस्तान वाला पंजाब और सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के पुरस्थल पाए गए हैं। यदि भारत के किस राज्य में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में पाया गया है, भारत के पंजाब प्रांत में कुछ पुरस्थल है, राजस्थान में भी पाए गए हैं, गुजरात में भी पाए गए हैं, महाराष्ट्र में भी पाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा हमें मिलता है। तो ये था सिंधु सभ्यता का इस प्रकार से विस्तार। यदि इसी पर आगे हम चर्चा करें कि सिंधु सभ्यता के हमें पुरस्थल पढ़ने पड़ते हैं, सिंधु सभ्यता के हमें पुरस्थल पढ़ने पड़ते हैं, तो पुरस्थल तो 1400 हैं। तो 1400 में हमें जो मेन है, जो मुख्य है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण है, केवल हमें वही पढ़ना है। जैसे कि हम नंबर 1 पढ़ेंगे हड़प्पा। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम शाहीन ने। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला पुरस्थल कौन था? वो हड़प्पा था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो वो रावी नदी के तट पर स्थित था। तो हमें महत्वपूर्ण चीज़ इसकी पढ़ना है। इसके अलावा यदि इसी पर हम और चर्चा करें, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देखें, तो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, सिंधु सभ्यता के जो नगर हुआ करते थे वो लगभग 2 हिस्सों में बटे थे। ऐसा नहीं कि सब नगर, कुछ नगर 3 हिस्सों में भी था और जितने भी नगर थे अधिकांशतया वो रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। एक होता था आपका पश्चिमी टीला, ये इस प्रकार से पश्चिमी टीला हो गया। एक होता था आपका पूर्वी टीला। ये जो पूर्वी टीला होता था ये बड़ा होता था और पश्चिमी टीला थोड़ा छोटा होता था। लेकिन जो पश्चिमी टीला था, ये कौन सा टीला है आपका? पश्चिमी टीला है, और ये है आपका पूर्वी टीला। तो जो पश्चिमी टीला है ये रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, अर्थात ये दुर्गीकृत था, ये दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ पर जो पश्चिमी टीला में है कुछ गणमान्य व्यक्ति रहा करते थे, या ये कहें कि अमीर व्यक्ति यहाँ पर रहते थे, और जो शेष व्यक्ति हुआ करते थे, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, वो सब कहाँ रहते थे? पूर्वी टीले में रहते थे। तो इस प्रकार इसकी बनावट थी। लेकिन कुछ जैसे धौलावीरा है, वहाँ पर हमें 3 मिलते हैं। जैसे यहाँ पश्चिमी टीला मिला, पूर्वी टीला, एक मध्यमा टीला भी मिलता है वहाँ पर। तो कुछ नगर तीन में विभक्त था, केवल धौलावीरा। अधिकांश जो नगर थे वो केवल 2 हिस्सों में बांटे गए थे। कुछ नगर ऐसे भी मिलते हैं हमें जो केवल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होते हैं, लेकिन अधिकांशतः नगर का जो पश्चिमी टीला है केवल वही रक्षा प्राचीर से घिरा है, अर्थात दुर्गीकृत है। अब यदि बात करें कि सिंधु सभ्यता की जो गलियां हैं, सड़कें हैं, तो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें चौड़ी और बड़ी थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो मकान हुआ करते थे, मकान आयताकार थे। इसके अलावा उनके दरवाजे पीछे वाली रास्ता में खुलते थे। केवल लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ के व्यक्तियों के जो मकान होते थे उनके जो दरवाजे हैं वो मेन सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य सड़क होती थी, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य सड़क हुआ करती थी वो 10 से 11 मीटर के आसपास हुआ करती थी, 30 फीट के आसपास, 35 फीट के आसपास। जो अन्य सड़कें हुआ करती थी वो मात्र 3 या 4 मीटर की हुआ करती थी, अर्थात उस समय भी 10-12 फीट की रास्ता हुआ करती थी। जो मेन रास्ता हुआ करती थी वो लगभग 30 से लगा के 35 फुट के आसपास हुआ करती थी। उसी को बोला जाता था राजपथ। जैसे आज हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, उस समय बोला जाता था राजपथ। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, लेकिन जो मकान थे वो कैसे थे? हमारे आयताकार थे।
इसके अलावा सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उनकी जल निकास प्रणाली उत्तम थी, अर्थात नालियां पूर्णतः ढकी हुई हमें मिली। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका मेन सड़क है, ये मेन सड़क है आपकी, तो ये वाली आपकी मेन सड़क कहलाती थी। इसके बाद यहाँ मकान बना दिए जाते थे, ये मकान होते थे ऐसे आयताकार। फिर ये सड़क हुआ करती थी, एक ये सड़क हुआ करती थी आपकी, ये आपके मकान हो गए। तो ये मकानों के दरवाजे इस साइड ना खुलकर वो इस साइड खुलते थे। ये वाली जो सड़क होती थी वो कम चौड़ी होती थी, जबकि ये वाली जो सड़क होती थी वो ज़्यादा चौड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की जो रास्ताएं हैं या गलियां हैं वो चौड़ी और बड़ी थी, एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 अंश के कोण पर काटती थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता में हमें नगर पहली बार मिले हैं, तो हमने लिखा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा इनका जो समाज था वो मार्त प्रधान था। मार्त प्रधान अर्थात इसमें महिलाओं का भी उसी प्रकार से ख्याल रखा जाता था, अधिकार दिए जाते थे जैसे कि आज वर्तमान में विकसित हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, अर्थात वो भावों को देखकर ही चित्र बनाते थे। हमें कैसे पता चला? सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी भी थे। वो शिकार करने में निपुण थे। शिकार में आप देखेंगे उन्होंने जगह जगह दीवारों पर कई पशु पक्षियों के चित्र बना दे। तो हम केवल सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा। जितना भी इतिहास लिखा गया है प्राचीन, उसमें हमने केवल संकेत के माध्यम से लिखा, पुरातात्विक स्रोत लिए हमने, तब इतिहास हमने लिखा है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, अर्थात उसे हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने भाव चित्रात्मक कहा। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो व्यापार का मुख्य आधार था वो वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का तात्पर्य होता है वस्तुओं की अदला बदली। जैसे मान लिया जाए कि आज आपके पास 10 किलो गेहूं है, दूसरे के पास 15 किलो चावल है, तो आप चावल वाले को 5 किलो गेहूं देंगे और चावल वाले से 5 किलो चावल आप ले लेंगे। तो वस्तुओं से व्यापार होता था। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, न कौड़ी उस समय हुआ करती थी। इसके बाद यदि इनके रहन सहन खान पान देखें तो इनका जो खान पान था वो दोनों प्रकार से था, शाकाहारी भी था, मांसाहारी भी था। इसके अलावा ये आभूषण के बड़े शौकीन हुआ करते थे। जो धनाढ़ व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके पास पैसा अर्थात जो धनाढ़ जो पश्चिमी टीले में रहते थे, तो वो थोड़ा अच्छे वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा वो अच्छे सोने के हुए या जो अन्य धातु के हुए जेवरात पहनते थे। लेकिन जो गरीब वर्ग था वो मिट्टी को पका के पहनता था, मालाएं पहनता था थोड़ी थोड़ी। इसके अलावा वो सीप या संग पहन लेता था, जो समय समुद्र के आसपास गुजरात में समुद्र पाया जाता वहाँ से निकाल के पहन लेता था। तो इस प्रकार से था। इनका खाना बड़ा सादा सिंपल था। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। अब यदि चर्चा करें इनके पुरास्थलों के बारे में, तो इसके पुरास्थल में आप देखेंगे, आपसे कह दिया जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल क्या था, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो था। यदि बात करें कि भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे राखीगढ़ी है। वो कहाँ मिलेगा हमें? हरियाणा में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की राजधानियां कहा। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे ज़्यादा पुरस्थल मिले हैं वो गुजरात में मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा पुरस्थल वो सबसे बड़ा पुरस्थल का है भारत में, तो वो है आपका राखीगढ़ी। और यदि कह दिए सिंधु सभ्यता का, तो वो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो है। तो हमें कहाँ कहाँ के साक्ष्य पढ़ना है? साक्ष्य के अलावा हमें महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ना है उसकी नदियाँ, क्योंकि नदियों से भी हमारा प्रश्न बन के सामने आ जाता है। कह दिया जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था, तो आप बताएंगे सिंधु। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था, तो आप बताएंगे रावी नदी के तट पर स्थित था। यदि इनके पुरास्थलों की बात करें तो पुरास्थल हमें मुख्यतः भारत के पढ़ना है, लेकिन पाकिस्तान के भी 1-2 पुरास्थल पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि मोहनजोदड़ो का, क्योंकि इससे भी एग्जाम हमारा आ जाता है।
यदि बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों क्षेत्र अब पाकिस्तान में चले गए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। इसके पहले हम थोड़ा हड़प्पा पर चर्चा कर लें तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला पुरस्थल था, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवान जिले में मिलता है। अगली बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या भूतों का टीला या प्रेतों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें कई प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे विशाल स्नानागार कह दिया जाए, विशाल स्नानागार का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। या कह दिया जाए कि विशाल धान्यागार का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें कहाँ से मिली? तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। आपसे कह दिया जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल क्या था? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो था। आपसे कह दिया जाए कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिली। अगले यदि इसकी पुरस्थल की बात करें तो चन्नूदड़ो है। चन्नूदड़ो की खोज एम.जी. मंजूमदार ने की थी। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चन्नूदड़ो की पतन हो जाने के बाद यहाँ झूंखर झाकर संस्कृति के हमें कुछ अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा चन्नूदड़ो से हमें मनके बनाने का साक्ष्य मिलता है। उस समय मनके बनाए जाते थे, तो मनके बनाए जाने का जो साक्ष्य हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? चन्नूदड़ो से। ये चन्नूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा लोथल की बात करें, लोथल गुजरात में मिलता है। इसके अलावा ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। आपसे कह दिया जाए कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन है? तो आप बताएंगे सिंधु सभ्यता का जो एकमात्र बंदरगाह है वो लोथल है। ये लोथल हमें कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा हमें गुजरात में। किस नदी के तट पर स्थित कह दिया जाए? तो ये हमारा भोगवा नदी के तट पर स्थित है। S.R. राव ने इसकी खोज 1954 ईस्वी में की। ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। आपसे कह दिया सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? तो आप बताएंगे लोथल। जहाज़ों की गोदी किसे कहा जाता? आप बताएंगे लोथल। इसके अलावा आपसे कह दिया जाए डॉक यार्क किसे कहा जाता? तब भी आप किसे बताएंगे? लोथल को ही बताएंगे। इसके अलावा लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगले यदि बात की जाए कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो वर्तमान में है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। आपसे कह दिया जाए जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? तो आप बताएंगे कालीबंगा से मिला। तो इतना इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। लोथल भी है, वो भी गुजरात में हमें मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रश्न हमारा नहीं आता है। वो लोथल तो बता दिए, धौलावीरा, उससे ज़्यादा हमारा प्रश्न नहीं आता है। तो इतना सारा हमें पूरा किसमें पढ़ना पड़ता है? सिंधु सभ्यता के बारे में। अब सिंधु सभ्यता के पतन की बात करें कि सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर महामारी फैल गई, लेकिन हमें कई जगह हैजा का साक्ष्य मिला। लेकिन जो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाढ़ से हुआ है। तो अधिकांश विद्वानों का मानना ये है कि सिंधु सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण है वो हमारा क्या है? बाढ़ है। आप इसमें केवल पुरास्थल पढ़ लेना, वहाँ से कितना साक्ष्य मिला है हमें ये पढ़ना है। इसके अलावा इसका उत्तरी दक्षिणी पुरास्थल क्या है ये पढ़ लेना है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये पढ़ना है, और इसकी डेट भी पढ़ना है। ये आपसे कह दिया जाए सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है, तो 2350 से 1750 BC है।
तो इतना हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है और हमारी सिंधु सभ्यता वाला जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक और सभ्यता आती है, उसे बोला जाता है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। तो जो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है इसे हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि विद्यार्थियों आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हम आशा करते हैं कि आप इसे पढ़ेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।